नमस्कार। एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। लेकिन एमपी अब तक से आगे यह है कि आज है महा मुकाबला, सुपर हिट मुकाबला होने वाला। संडे का यह सुपर हिट मुकाबला कुछ ही देर में बस शुरू होने वाला है और टॉस की बारी है। भारत और पाकिस्तान के बीच यह मुकाबला एशिया कप में भिड़ंत तो होनी है। भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में मुकाबला खेला जाना है और 10 महीने के बाद आमने सामने चिर प्रतिद्वंद्वी जो कहे जाते हैं वो आमने सामने होने वाले हैं और हिसाब चुकता करने के लिए टीम इंडिया उतरने वाली है। इस मैच को लेकर जबरदस्त उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। विराट कोहली का 100वां T20 इंटरनेशनल मैच है ये, तो क्या विराट भी कमाल दिखाएंगे? विराट के बल्ले से क्या रनों की बौछार होगी? 10 महीने के बाद आमने सामने दोनों टीमें जब होंगी तो हिसाब भी तो बराबर करना है। तो हिसाब बराबर करने के लिए क्या है टीम इंडिया की रणनीति और टॉस में क्या हुआ है? क्योंकि 7 बजे का वक्त था, टॉस होना था 7 बजे और 7:30 बजे यह मुकाबला शुरू होगा। 10 महीने पहले जो भिड़ंत तो हुई थी उसका हिसाब इसलिए चुकता करना है क्योंकि पाकिस्तान ने उस मैच को 10 विकेट से जीता था और यह बड़ी जीत थी पाकिस्तान की। ऐसे में भारतीय खिलाड़ी जो हैं उन्होंने मन बना लिया है कि इस मुकाबले को बराबर भी कर देना है, पुराना हिसाब भी बराबर करना है। और भारतीय टीम का वैसे भी अगर देखा जाए, रिकॉर्ड देखा जाए, भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत का रिकॉर्ड देखा जाए तो भारतीय टीम का पलड़ा भारी है। और आज संडे है तो संडे का सुपरहिट महासंग्राम मुकाबला जो है बस कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। जितने भी हिंदुस्तानी हैं सबकी निगाहें इस क्रिकेट मैच पर लगी हुई है। तो एशिया कप और एशिया कप का अगर रिकॉर्ड देखा जाए एशिया कप का, तो भारत का पलड़ा तो पहले से ही भारी है, चाहे वो पाकिस्तान से मुकाबले की बात हो या एशिया कप के रिकॉर्ड की बात हो। तो 2022 सीजन में आज भारत और पाकिस्तान के बीच महा मुकाबला होने जा रहा है। कुछ ही देर में ये मुकाबला शुरू होगा। मैच का फैंस के साथ खेल जगत के दिग्गज भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। टीम इंडिया इस बार पाकिस्तान के खिलाफ पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में मिली हार का बदला लेने के इरादे से मैदान में उतरेगी। आखिरी बार जब दोनों टीमें आमने सामने थी तब पाकिस्तान को जीत मिली थी और टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच भारतीय समय अनुसार 7:30 बजे यह मैच होना है। शाम 7 बजे का वक्त टॉस के लिए। और चलिए सीधे भोपाल का रुख कर लेते हैं और हमारे एडिटर सुधीर दीक्षित जी इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। सुधीर जी, टॉस का वक्त था, 7 बजे का वक्त था कि 7 बजे टॉस होगा, क्या जानकारी आ रही है खेल के मैदान से? किसके खाते में गया टॉस? देखिए, टॉस की अभी तैयारी चल रही है। टॉस आमतौर पर मैच से आधा घंटा पहले के करीब होता है, लेकिन जो एक्साइटमेंट है वो देश में, दुनिया में और यहां तक कि दुबई में भी देखने को मिल रहा है। सुमित, खास बात यह है कि भारत और पाकिस्तान का मैच जब कभी भी होता है, कहीं पर भी होता है, तो उसका जो एक्साइटमेंट होता है वो पूरी दुनिया में दिखाई देता है। दुबई की अगर हम बात करते हैं तो दुबई के इसी मैदान पर पाकिस्तान ने पिछली बार 10 विकेट से टीम को हराया था। मुकाबला ही था वो एशिया कप का। लेकिन अब जो मुकाबला होने जा रहा है उसमें टीमों में जो बदलाव है, बाबर आजम और रिजवान की जो जोड़ी है वो जोड़ी इस वक्त T20 में दुनिया की सबसे खतरनाक जोड़ी मानी जाती है। पिछली बार भी जब हम हारे थे उनसे तो रिजवान और बाबर की जोड़ी ने ही हराया था। रिजवान ने 79 रन बनाए थे। इन दोनों से पार पाने के बाद अगर टीम इंडिया इन पर नियंत्रण कर लेती है तो मुझे लगता है कि बाकी पाकिस्तान टीम पर नियंत्रण पाना इनके लिए आसान रहेगा। जहां तक हमारी टीम की बात है, टीम इंडिया की बात है, हमारे पास भी बहुत बड़े एक बड़ी खबर इस वक्त आ गई है। मैं आपको रोकना चाहूंगा। भारत ने टॉस जीत लिया है सुधीर जी। और ऐसे में ये जो टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला निश्चित तौर पर, देखिए, टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का फैसला जो किया है वो कहीं ना कहीं इनकी जो रणनीति होगी, रोहित शर्मा की, विराट कोहली की जो रणनीति होगी वो दिखाता है। हालांकि ये चौंकाने वाला फैसला है पहले बल्लेबाजी करने का,
क्योंकि इसके पहले जो भी मैचेस हुए यहां पर इन दोनों टीमों के बीच जो 5 मुकाबले हुए उनमें से 4 मुकाबले ऐसे रहे जिनमें बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीत हासिल की है। ऐसे में ये टीम का जो फैसला किया है कि पहले हम बल्लेबाजी करेंगे, तो इसके पीछे की रणनीति शायद ये हो सकती है कि जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा, जैसे जैसे रात खबर आ गई है, जैसा आप कह रहे हैं, अभी अभी खबर आई है कि भारत पहले गेंदबाजी करेगा। ये फैसला हुआ है जो आप बता रहे थे कि बाद में जिसने बल्लेबाजी की है उसके खाते में रहा है, तो ये एक अच्छी खबर है, ये अच्छा साइन है। क्या आपको लगता है पिच के बारे में क्या जानकारियां हैं कि पिच कैसा है और क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है टीम इंडिया की इस मैच को लेकर के? बिल्कुल, देखिए दुबई के इसी मैदान पर पाकिस्तान ने पिछली बार टीम इंडिया को हराया था। मैं इसीलिए कह रहा था कि जब टॉस जीतकर अगर बल्लेबाजी का फैसला कोई भी टीम करती दोनों में से, तो उसको हम हैरानी भरा फैसला इसलिए कहते हैं क्योंकि 5 में से जो 4 मैच हैं वो बाद में गेंदबाजी करने वाली टीम ने जीती हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है सुमित कि जब दुबई का जो मैदान है, जो वहां पिच बनी है, उसमें जो मिट्टी का इस्तेमाल किया गया वो पाकिस्तान की चिकनी मिट्टी है, जो सिंध और जो नदी है वहां पर उसके आसपास जो गुजरांवाला का इलाका था वहां की मिट्टी से इस पिच को तैयार किया गया है। इसके बाद इसमें जो घास लगाई गई है वो घास अमेरिका का एक गोल्फ मैदान है वहां की घास है, ताकि वो 2 से 3 फीट तक जमीन के अंदर होती है और इसीलिए वो मिट्टी की में पकड़ बनाए के रखती है और वो नमी उसमें बनाए रखती है, जो पिच को गेंदबाजों के लिए या तेज गेंदबाजों के लिए मददगार साबित करती है। ये देखने वाली बात है कि मैदान पर कितनी मात्रा में घास छोड़ी गई है। हमने जैसे जो इसका शुरुआती मुकाबला अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच हुआ, वहां हमने देखा कि स्पिनर्स को ज्यादा मदद यहां पर मिली है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि यहां पर भी हमारे पास यजुवेंद्र चहल की तरह एक शानदार स्पिनर है, अश्विन हमारे पास है, लेकिन तेज गेंदबाजों में भी हमारे पास भुवनेश्वर कुमार है। लेकिन पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो उनके पास भी T20 के जो प्लेयर्स है वो बहुत अच्छे हैं। अगर स्पिन यहां पर मजबूत होती है तो शादाब खान से निपटने की चुनौती भारतीय गेंदबाजों के सामने या बल्लेबाजों के सामने रहेगी। लेकिन दोनों टीमों को देखें तो एक बैलेंस दोनों टीमों में दिखता है। जहां तक टॉस जीतकर बाद में गेंदबाजी चुनने का सवाल है, उसके पीछे यह तर्क हो सकता है कि जैसे जैसे रात बढ़ती जाएगी और ओस पड़ती जाएगी तो गेंदबाजों को गेंद को मूवमेंट कराने में या स्पिनर्स को गेंद पकड़ने में दिक्कत होती है, चूंकि गेंद गीली हो जाती है। ऐसे में बल्लेबाजों के लिए शॉट लगाना या टाइमिंग करना या उसमें आक्रमण करना आसान हो जाता है। और मुझे लगता है यही वजह है कि भारत ने फैसला किया है। अब यह जिम्मेदारी भारतीय गेंदबाजों पर आती है कि वो पाकिस्तान को कितने जल्दी समेट लेती है और बाबर आजम और रिजवान पर किस तरह से वो नियंत्रण बनाने में कामयाब होती है। इसके बाद के जो बल्लेबाज आएंगे, खुशदिल शाह की अगर हम बात करें या फिर हम फकर जमान की बात करें, तो इन पर भी नियंत्रण करना लगातार पाकिस्तान के पास 9वें नंबर तक ऐसे गेंदबाज या ऐसे बल्लेबाज है जो 9वें नंबर पर भी है, जो अच्छी ठीक ठाक बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो ऐसे में लगातार जो गेंदबाज रहेंगे टीम इंडिया के, उनको लगातार विकेट लेने के प्रयास करने होंगे, क्योंकि T20 में तो ये आप मान सकते हो कि रन रोकना बहुत आसान नहीं होता। और दुबई का जो मैदान है वो चूंकि चौकोर मैदान है, तो जिस दिशा में बाउंड्री लंबी होगी उस दिशा में रन बनाना मुश्किल होगा। लेकिन दुबई का जो ऑफ साइड की अगर हम बात करते हैं तो ऑफ साइड में रन बनाने में आसानी होगी खिलाड़ियों को। जी, बॉलर्स की अगर बात की जाए तो बॉलिंग हमारी जो है पंक्ति जो है उसमें क्या आपको लगता है कि कौन आज कमाल दिखा सकता है? देखिए, प्लेइंग 11 में भुवनेश कुमार को अगर जगह मिली है, भुवनेश्वर कुमार जो स्विंग करते हैं वो स्विंग की मदद उनको दुबई के मैदान पर मिल सकती है। स्पिनर्स में जैसे हमने पहले ही कहा था कि युजवेंद्र चहल है, वो स्पिन में जो बीच के ओवर होते हैं, मिड ओवरों में युजवेंद्र चहल काफी प्रभावी साबित होते हैं। ऐसे में अगर शुरुआती दौर में हम पाकिस्तान के 1-2 विकेट लेने में टीम इंडिया को अगर कामयाबी हासिल होती है, ऐसे में दबाव बनाना आसान हो जाएगा। लेकिन बाबर आजम, रिजवान, फकर जमान, खुशदिल शाह और शादाब खान जैसे बल्लेबाजों के होते हुए ये मान के चलिएगा कि जैसे जैसे विकेट गिरने के बाद भी T20 का जब तक आखिरी गेंद नहीं हो जाती, जब तक पूरा पहली पारी खत्म नहीं हो जाती, तब तक ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि स्कोर कहां तक जाएगा। हालांकि जो मैच इसमें शुरुआत हुई है वो लो स्कोरिंग मैच रहा है, तो ऐसे में गेंदबाजों के सामने ही चुनौती होगी कि पाकिस्तान की टीम को जल्द से जल्द समेटें, क्योंकि वहां तो एक के बाद एक धाकड़ बल्लेबाज आते रहेंगे। वैसे में गेंदबाजों के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। स्कोर जितना कम होगा, भारतीय टीम के जीतने की संभावना उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छा बल्लेबाजी लाइनअप है। रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे अनुभवी बल्लेबाजों के बाद अगर हम देखेंगे तो हमारे पास सूर्य कुमार यादव हमारे पास है, दीपक हुडा हमारे पास है। ये दोनों ऐसे बल्लेबाज है जो अपने आक्रामक शैली से किसी भी वक्त मैच का रुख पलट सकते हैं। सूर्य कुमार की हम बात करते हैं, इन दोनों टीमों की अगर हम बात करते हैं तो इस समय सूर्य कुमार
सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाज हैं। 167 का स्ट्राइक रेट है, यानी कि 100 गेंद अगर वो खेलते हैं तो 167 रन वो बनाते हैं। तो सूर्य कुमार की बल्लेबाजी पर भी निगाह जमानी होगी। उनके पास शॉट्स की वैरायटी भी बहुत सारी है, तो पाकिस्तान के गेंदबाजों का वो सामना किस तरीके से करते हैं ये यहां पर हमको देखना होगा। जी, और विराट कोहली की अगर बात की जाए, बल्ला बहुत दिनों से उनका थमा हुआ है, उतने रन बल्ला उनका दे नहीं पा रहा है, तो क्या इस बार हम उम्मीद करें कि विराट कमबैक करने वाले हैं? क्योंकि उन्होंने अभी हाल ही में बताया कि उन्होंने 1 महीने तक बल्ले को छुआ भी नहीं था, उनको रिलैक्स की जरूरत थी, मेंटल पीस की जरूरत थी, शायद वो नहीं मिल पा रहा था। एक बार फिर से मैदान में आएंगे, क्या लगता है कि कुछ कमाल हो पाएगा? क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है, आगे भी और बड़ा सफर है। बिल्कुल, ये जरूर देखना होगा। विराट कोहली का बल्ला लंबे समय से खामोश जरूर है, लेकिन सुमित, बड़े खिलाड़ियों की यही पहचान होती है कि जो दबाव वाला जो मैच होता है, ऐसे वक्त पर बड़े खिलाड़ी उभर कर सामने आते हैं। तो ऐसे में जैसे रोहित शर्मा ने भी कहा है कि विराट पूरी तरह से फॉर्म में है और हमें उम्मीद है कि वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे, तो मुझे भी ये लगता है कि विराट कोहली बड़े मैच के खिलाड़ी हैं और पाकिस्तान के साथ मुकाबला क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला होता है। दुनिया में कहीं भी क्रिकेट हो रहा हो, पाकिस्तान के साथ अगर मुकाबला होता है तो वो दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला होता है। ऐसे में नंबर 3 पे जब विराट कोहली उतरेंगे तो तब ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ओपनिंग बल्लेबाजों पर नजर रखना जरूरी होगा कि भारतीय टीम को अच्छी शुरुआत मिले, ताकि विराट कोहली पर से जो दबाव हो वो दबाव कम रहे और वो अपना स्वाभाविक गेम खेल पाए, जिससे हो सकता है कि वो अपने फॉर्म में भी नजर आए और मैच में एक अच्छी पारी खेले। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस एनालिसिस के लिए। तो आपने समझ लिया होगा कि मुकाबला जो है वो कैसा रहने वाला है, किसके पास ज्यादा ताकत है, क्या इन टीम इंडिया की स्ट्रैटेजी रहने वाली। महामुकाबले को लेकर केवल आम लोग ही नहीं बल्कि राजनीतिज्ञों की कैसी नजर है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने टीम इंडिया को अग्रिम बधाई दे दी है और कहा है कि टीम इंडिया का फॉर्म बेहतरीन चल रहा है और आज के मुकाबले में भारत ही जीतेगा। आज एशिया कप के अंदर, जिसको हम कहते हैं कि पूरे भारत के अंदर उमंग और उत्साह है कि जब पाकिस्तान के साथ हम मैच खेलते हैं तो आनंद ही अलग होता है और उमंग ही अलग होती है और देशभक्ति का जार नौजवानों में पैदा हो जाता है। तो आज एशिया कप के अंदर भारत और पाकिस्तान का मैच होने वाला है। मैं पूरे देशवासियों की ओर से, अपने नौजवानों की ओर से आज हम अपेक्षा करते हैं और मैं शुभकामना देता हूं भारत की टीम को कि हम एशिया कप में पाकिस्तान से विजयी होकर के आज भारत के अंदर इतिहास बनाने का काम करेंगे। पूरे देश के अंदर नौजवान इस बात को लेकर के उत्साहित है। सर, आप भी देखेंगे मैच? मैं भी देखूंगा, कहीं रास्ते में अगर मिल गया तो मैं जहां पहुंचूंगा वहां जरूर देखूंगा। देखिए, देखेंगे, जहां होंगे वहां देखेंगे, ये भी कह रहे हैं वी डी शर्मा। और देखिए, प्रयागराज और कानपुर की तस्वीरें आपको बता रहे हैं। कानपुर से तो हर बार ये तस्वीरें आती हैं कि टीम इंडिया के लिए कितना जोश हाई रहता है कानपुर का। प्रयागराज में भी कमी नहीं है, क्योंकि यहां पर भी तस्वीरें जो हैं वो नजर आ रही है। तो बढ़ते हैं आगे। जीत के हवन की तस्वीरें प्रयागराज कानपुर की हमने दिखाई। बढ़ते हैं आगे और एक बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल इस वक्त पहुंच गए। विशेष विमान से स्टेट हैंगर वे पहुंचे हैं और सीधे सीएम हाउस ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंच जा रहे हैं। ये एक बड़ी खबर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करने वाले हैं। अभी हाल ही में उन्होंने ग्वालियर चंबल क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की, जायजा लिया, उनसे स्थिति को समझा और इसके बाद दौरा करने के बाद अब सिंधिया सीधे सीएम से मिलने जा रहे हैं। शरद हमारे संवाददाता इस वक्त भोपाल से जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। क्या जानकारी शरद? अभी हमने देखा कि 2-3 दिन से लगातार उनका दौरा चल रहा था, बाढ़ पीड़ितों की स्थिति जानी, क्या जरूरत है, क्या मुख्यमंत्री से इस बारे में बात होगी? देखिए, अपडेट ये है कि जो सीएम हाउस पहुंच चुके हैं और अंदर की जो खबर है वो ये माना जा रहा है कि उनकी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात हो रही है। जैसा कि आपने कहा भी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 दिनों तक ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने वहां पर जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उनका दौरा किया और उसका दौरा करने के बाद वो आज कुछ देर पहले ही भोपाल स्टेट हैंगर पहुंचे थे और वहां से वो सीधे सीएम हाउस गए हैं। तो ये जो सीएम हाउस जाना और उनका जो दौरा है उसमें ये माना जा रहा है कि सिंधिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो मुलाकात है उसमें इस मुद्दे पर भी चर्चा हो रही है कि जो बाढ़ प्रभावित इलाके, हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद भी उस इलाके का दौरा करने गए थे, तो वहाँ किस तरीके से बाढ़ पीड़ितों के लिए जा सकती है, मुद्दों पर जो चर्चा है वो माना जा
के दौरान में बहुत शुक्रिया शरद आपका इस जानकारी के लिए। ग्वालियर में पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का उद्धव साहित्य उत्सव आयोजित हो रहा है। 4 दिन तक चलने वाले साहित्य उत्सव में दुनिया के नामी साहित्यकार शिरकत कर रहे हैं। उत्सव में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए। गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने पर उन्होंने कहा है कि लोग कांग्रेस से किनारा करने लगे हैं, कांग्रेस जर्जर हो चुकी है। इससे पहले सिंधिया ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का गुना में जायजा लिया और मदद के निर्देश दिए। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, इस जो जितना हम कहें शायद कम होगा कि जो जर्जर हालत कांग्रेस की हो चुकी है। गुलाम नबी जी एक बड़े सीनियर नेता रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, जिन्होंने अर्धदशक पार्टी के साथ मिलकर सेवा की है। अगर उनकी ये स्थिति हो चुकी है तो आप ही समझ सकते हैं कि कितनी दर्दर स्थिति कांग्रेस की हो। पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात आज की और मन की बात में प्रधानमंत्री ने दतिया और मंडला जिलों का जिक्र किया। दोनों जिलों में हुए जन आंदोलन की प्रधानमंत्री ने तारीफ की। पीएम मोदी ने मन की बात में देश की तमाम उपलब्धियों को देश के सामने रखा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने दतिया जिले में कुपोषण को खत्म करने के लिए मेरा बच्चा अभियान की तारीफ की। पीएम ने बताया कि गीत और संगीत के जरिए लोगों को यहां जागरूक किया गया। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में मेरा बच्चा अभियान, इस मेरा बच्चा अभियान में इसका सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया। इसके तहत जिले में भजन कीर्तन आयोजित हुए, जिसमें पोषण गुरु कहलाने वाले शिक्षकों को बुलाया गया। एक मटका कार्यक्रम भी हुआ। इसमें महिलाएं आंगनवाड़ी केंद्र के लिए मुट्ठी भर अनाज लेकर आती हैं और इसी अनाज से शनिवार को बाल भोज का आयोजन होता है। इससे आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ने के साथ ही कुपोषण भी कम हुआ है। पीएम मोदी ने आज मन की बात में मंडला के अमृत सरोवर का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम में 4 महीने पहले उन्होंने अमृत सरोवर बनाने की बात कही थी। इसके बाद जिला प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाएं जुटी और स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ने के बाद ये अब एक जन आंदोलन बन गया है। मैं मध्य प्रदेश के मंडला में मोचा ग्राम पंचायत में बने अमृत सरोवर के बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ। ये अमृत सरोवर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के पास बना है और इससे इस इलाके की सुंदरता को और बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में नवनिर्मित शहीद भगत सिंह अमृत सरोवर भी लोगों को काफी आकर्षित कर रहा है। यहाँ की निवारी ग्राम पंचायत में बना यह सरोवर 4 एकड़ में फैला हुआ है। सरोवर के किनारे हुआ वृक्षारोपण इसकी शोभा को बढ़ा रहा है। सरोवर के पास लगे 35 फीट ऊंचे तिरंगे को देखने के लिए भी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। पीएम हर महीने के अंतिम रविवार को मन की बात करते हैं। इस दौरान वो देशवासियों को प्रेरणा भी देते हैं। और अब खबर बैतूल से है। केमिकल के टैंकर में भीषण आग लगी है। आग से टैंकर का केबिन और बॉडी जलकर खाक हो गए हैं। इंदौर से नागपुर ये टैंकर जा रहा था। फायर ब्रिगेड ने इस आग को हालांकि काबू में कर लिया। टैंकर में केमिकल अगर होता तो बड़ा हादसा निश्चित था। चिचौली थाना क्षेत्र के टांडा के पास यह हादसा हुआ है। ड्राइवर क्लीनर ने हालांकि कूदकर अपनी जान बचा ली। लगभग 25 लाख के नुकसान का अनुमान के पास टैंकर में आग लग गई। उधर छत्तीसगढ़ के कोरिया से खबर, जहां पर बड़ा हादसा हुआ। रमदहा जलप्रपात में पिकनिक मनाने गए एक ही परिवार के 7 लोग तेज बहाव में बह गए, जिनमें एक की मौत हो गई जबकि एक युवती को गंभीर हालत में गोताखोरों ने बाहर निकाला है। इसके अलावा 5 लोग जो हैं उनका पता नहीं चल पा रहा है, उनकी तलाश की जा रही है। हादसे का शिकार हुआ परिवार सिंगरौली के बैढ़न का रहने वाला है। सिंगरौली जिला प्रशासन छत्तीसगढ़ प्रशासन के संपर्क में है और राहत और बचाव कार्य की जानकारी ली जाएगी। और आइए अब देखते हैं कुछ और खबरें फटाफट अंदाज में। छिंदवाड़ा में तेज रफ्तार कार पलटी, हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल।
ग्वालियर में अस्पताल में भर्ती आरोपी और टीआई के बीच हाथापाई, सिपाहियों और आरोपियों के परिजनों के बीच मारपीट। एमपी में संघ की तरह कांग्रेस तैनात करेगी संगठन मंत्री, सभी जिलों में होगी नियुक्ति, जिला अध्यक्ष और प्रभारी के साथ समन्वय का काम करेगी। राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के प्रस्ताव के समर्थन में उतरी कांग्रेस, रिटायरमेंट की आयु सीमा बढ़ाने का समर्थन, कर्मचारी कल्याण आयोग की सिफारिश का स्वागत। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बारिश का अलर्ट, रीवा, पन्ना, सतना जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट। गुना दौरे पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गए थे, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लिया था जायजा। खरगोन के पड़वा में नर्मदा पुल पर वाहनों की आवाजाही शुरू, जांच के बाद कार और हल्के वाहनों को परमिशन। मुरैना के कुथियाना गांव में मगरमच्छ निकला, लोगों ने वन विभाग को की खबर, चंबल नदी में छोड़ा गया। रीवा के बाल सुधार गृह से 5 बच्चे फरार, सुरक्षा कर्मियों को दिया चकमा, तलाश में पुलिस। जबलपुर के होटल में हॉस्पिटल मामले में एक्शन, जिला प्रशासन ने वेगा होटल को किया सील, होटल में फर्जी तरीके से चल रहा था अस्पताल। जबलपुर में फिर से चला बुलडोजर, अवैध निर्माण पर प्रशासन की कार्रवाई। हरदा में बीच सड़क फायरिंग करनी, सेना की रैली के स्वागत में चली गोली, तफ्तीश में पुलिस। मंडला की बीजाडांडी विकासखंड में टिड्डी दल का हमला, खेतों में लगी फसल को पहुंचा नुकसान। और इसी के साथ एमपी अब तक के इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।